तो अक्सर जब शारीरिक या मानसिक थकान की बात होती है ना, तो इंसान उसे बिल्कुल एक फोन की बैटरी की तरह देखता है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही कहा। है ना? मतलब जैसे ही बैटरी 10% पर आती है, स्क्रीन पर वो लाल रंग का निशान दिखने लगता है, इंसान को घबराहट होने लगती है और फिर अचानक फोन बंद हो जाता है। और हम इंसानों को लगता है कि हमारा शरीर और दिमाग भी एकदम ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल, मतलब जैसी थकान महसूस हुई, ऐसा लगता है ऊर्जा खत्म हो गई, एकदम शून्य, गेम ओवर। इंसान चीजों को इसी तरह ना बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में देखना पसंद करता है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अच्छा, तो असलियत क्या है फिर? असलियत ये है कि जिस पल इंसानी दिमाग वो लो बैटरी का सिग्नल दे रहा है, मेरा मतलब है जिस पल ये लगता है कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन है, उस वक्त असल में शरीर ने अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? मतलब? हाँ, सिर्फ 40। बाकी का जो 60% है ना, वो अभी भी कहीं बहुत गहराई में छिपा होता है। ये बस एक जैविक सुरक्षा तंत्र है जिसे हम अपनी असली सीमा मान लेते हैं। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और इसी छिपी हुई क्षमता को खोजना और उस 60% तक पहुंचना ही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। बिल्कुल। तो आज हम एक बहुत ही असाधारण स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं। यह है डेविड गॉगिन्स की कहानी और उनकी किताब कैंट हर्ट मी। एक बहुत ही पावरफुल किताब है ये। एकदम, मतलब एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने बचपन में भयंकर दुर्व्यवहार, गरीबी और मोटापे का सामना किया, और फिर वही इंसान, वही डरा हुआ बच्चा दुनिया का सबसे टफ एथलीट बन गया, नेवी सील बन गया। हाँ, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि जब दिमाग पूरी तरह से हार मान लेता है, तब शरीर में असल में कितनी ताकत बची होती है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये कोई सामान्य मोटिवेशनल चर्चा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर्वाइवल और मानसिकता को पूरी तरह से रीवायर करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। और इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, सही बात है, वो ये है कि ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। सही बात है। ना ही ये कोई जन्मजात प्रतिभा है। ये असल में मानव मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है, उसे हैक करने की एक केस स्टडी है। गॉगिन्स की कहानी हमें ये दिखाती है कि इंसान का दिमाग उसे सुरक्षित रखने के बहाने कैसे कमजोर बनाता है और कैसे उस जैविक प्रोग्रामिंग को तोड़ा जा सकता है। एकदम सही। तो चलिए फिर लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये कहानी उस आरामदेह जीवन के भ्रम को ना पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है, जिसके हम सब आज आदी हो चुके हैं। हाँ, और गॉगिन्स की इस मेंटल टफनेस को समझने से पहले हमें उस अंधेरे और उस ट्रॉमा को समझना होगा जिसने इस कठोरता को जन्म दिया। बिल्कुल। हमारे श्रोक हमें अमेरिका के इंडियाना ले जाते हैं, जहां गॉगिन्स का बचपन बीता। और सच कहूं तो ये कोई सामान्य बचपन नहीं था जी। घर एक सुरक्षित जगह होने के बजाय उनके लिए एक युद्ध का मैदान था। बिल्कुल, मतलब उनके पिता हिंसक स्वभाव के थे। वो न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, बल्कि पूरे परिवार को एक भयंकर खौफ में रखते थे। अगर हम इसे एक बच्चे के मस्तिष्क के विकास के नजरिए से देखें ना, तो यह स्थिति एक निरंतर फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो के मोड में रहने जैसी है। हमेशा अलर्ट रहना। हाँ, जब घर ही सबसे असुरक्षित जगह बन जाए तो बच्चे का नर्वस सिस्टम हमेशा हाइपर विजिलेंट रहता है। वो बच्चा कभी शांत होना सीख ही नहीं पाता। और इसका असर सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो वहां भी उन्हें नस्लवाद का सामना करना पड़ता था, हकलाने की समस्या थी और सीखने में भी काफी कठिनाइयां थी। मतलब समाज और परिवार दोनों ही तरफ से उन्हें एक ही संदेश मिल रहा था कि उनका कोई मोल नहीं है। और हर तरफ से मिलने वाले इस नेगेटिव संदेश ने ना उनके अंदर एक बहुत ही गहरी हीन भावना पैदा कर दी। युवावस्था तक आते आते ये दर्द और खौफ मोटापे में बदल गया। वो लगभग 300 पाउंड के हो गए थे, कॉकरोच मारने का काम करते थे, और सबसे बड़ी बात, वो खुद से नफरत करते थे। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जेल थी जहां उनका अपना ही दिमाग उनसे कह रहा था कि मैं कमजोर हूं और मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। मतलब इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन सकता है, ये बात यहाँ पूरी तरह से सच साबित हो रही थी। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली टर्निंग पॉइंट का जिक्र करते हैं। हाँ, वो आईने वाला किस्सा। जी, एक ऐसा पल जब उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई का सामना किया। इस प्रक्रिया को उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर का नाम दिया। तो ये अकाउंटेबिलिटी मिरर मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है? देखो, इसका मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है।
इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देने का सहारा लेता है। ताकि उसे अपनी कमियों का दर्द महसूस ना हो। एकदम सही। लेकिन गॉगिन्स ने उस आईने के सामने खड़े होके शीशे पर चिपकने वाले नोट्स पर अपनी हर कमजोरी, हर झूठ और हर बहाने को पूरी ईमानदारी से लिखा। मतलब कोई फिल्टर नहीं? कोई फिल्टर नहीं। उन्होंने खुद से कहा कि तुम मोटे हो, तुम डरे हुए हो और तुम अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो। बाप रे। हाँ, ये कोई दया या सहानुभूति का उपकरण नहीं है। ये इंसान के विकास के लिए एक बहुत ही क्रूर लेकिन एकदम सच्चा टूल है। ये सुनकर मुझे किसी पुराने वायरस से भरे कंप्यूटर की याद आ रही है। वो कैसे? मतलब जैसे कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं ना, नया सॉफ्टवेयर या नया माइंडसेट डालने से पहले उस सिस्टम को सभी वायरस से मुक्त करना ही होगा। हाँ बिल्कुल। वो वायरस जो खुद से बोले गए झूठ और बहाने हैं, उन्हें स्कैन करके पूरी तरह डिलीट करना होगा, क्योंकि जब तक वो पुराना कचरा सिस्टम में रहेगा कोई भी नया और ताकतवर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा। ये आपने बहुत ही सटीक एनालॉजी दी है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस का टूटना कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब तक इंसान ये मानता रहता है कि उसकी विफलताओं का कारण बाहरी दुनिया है, जैसे मेरे पिता खराब थे या समाज खराब है, तब तक वो विकास नहीं कर सकता। वो बस दूसरों को दोष देता रहेगा। बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी मिरर ने उस बाहरी दोषारोपण को खत्म कर दिया। समस्या खुद इंसान के अंदर थी और समाधान भी वहीं से आना था। तो एक बार जब आईने के सामने सारे झूठ बेनकाब हो गए और ये साफ हो गया कि बदलाव खुद ही लाना होगा, तो अगला कदम था अपने शरीर और दिमाग की असली सीमाओं को मापना। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा जन्म लेता है, वो 40% रूल। जी हाँ। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था ना, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल बात है, बस कहने के लिए। बहुत लोगों को यही लगता है। लेकिन गॉगिन्स ने इसे अपनी जिंदगी में सचमुच लागू किया। उन्होंने तय किया कि वो नेवी सील बनेंगे, जो कि दुनिया की सबसे एलीट और खतरनाक मिलिट्री फोर्स है। एक ऐसा इंसान जो पानी से डरता था, जिसका वजन 300 पाउंड था, वो नेवी सील बनने का सपना देख रहा था। ये अपने आप में असंभव लगता है। बिल्कुल। और नेवी सील की ट्रेनिंग कैसी होती है, ये तो हम सबने सुना ही है। विशेष रूप से उनका हेल वीक, वो इंसान की सहन शक्ति को उसकी चरम सीमा तक ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। बिना सोए ठंडे पानी में। हाँ, उम्मीदवारों को लगभग बिना सोए जमा देने वाले ठंडे पानी में भारी शारीरिक श्रम कराया जाता है। इसका मकसद शरीर को तोड़ना नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? इसका मकसद होता है दिमाग को तोड़ना। और यहीं पर गॉगिन्स ने वो कला विकसित की जिसे वो दर्द को एक डेटा की तरह इस्तेमाल करना कहते हैं। इस दर्द को डेटा की तरह इस्तेमाल करने वाले हिस्से पर ना मुझे थोड़ा रुकना है। हाँ बताइए। ये काम कैसे करता है? क्योंकि एक सामान्य स्थिति में जब शरीर में चोट लगती है या भयंकर थकान होती है, तो दिमाग दर्द का सिग्नल भेजता है और इंसान बस रुक जाता है। बिल्कुल, वो एक रिफ्लेक्स है। तो इसमें डेटा कहाँ से आ गया? मतलब अगर कोई इंसान 100 मील दौड़ रहा है और उसकी मांसपेशियां चीख रही हैं, तो वो उस दर्द को सिर्फ एक जानकारी कैसे मान सकता है? क्या हमारा दिमाग सच में हमें सुरक्षित रखने के लिए हमसे झूठ बोलता है? इसे समझने के लिए हमें मानव मस्तिष्क के विकास यानी एवोल्यूशन को देखना होगा। एवोल्यूशन? हाँ, देखो, दिमाग का मुख्य काम इंसान को महान बनाना या उसे कोई मेडल दिलाना नहीं है। उसका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ इंसान को जिंदा रखना है। सर्वाइवल। बिल्कुल। मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। वो खतरे और भावनाओं को प्रोसेस करता है। जब शरीर थकने लगता है तो एमिगडाला को लगता है कि हमारे अस्तित्व को खतरा है। वो घबराहट पैदा करता है और शरीर में दर्द के सिग्नल भेजता है ताकि इंसान रुक जाए और अपनी ऊर्जा बचाए। तो वो बस हमें बचा रहा है। हाँ, यह होम्योस्टेसिस यानी शरीर के संतुलन को बनाए रखने की एक कोशिश है। लेकिन गॉगिन्स ने इस जैविक प्रोग्रामिंग को हैक कर लिया। वो कैसे? जब एमिगडाला घबराहट का सिग्नल भेजता था तो वो रुकने के बजाय अपने तार्किक मस्तिष्क यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर लेते थे। मतलब वो अपने ही दिमाग से सवाल जवाब करने लगते थे। बिल्कुल यही करते थे। वो खुद से तार्किक सवाल पूछते थे कि क्या मैं सच में मर रहा हूँ? क्या मेरे पैरों की हड्डियां टूटकर बाहर आ गई हैं? और जवाब होता था नहीं। हाँ, तो फिर ये दर्द सिर्फ एक चेतावनी है, कोई फुल स्टॉप नहीं। दर्द उनके लिए एक डेटा पॉइंट बन गया जो बताता था कि उन्होंने अभी अपनी 40% क्षमता को ही छुआ है और 60% अभी भी बैंक में बाकी है। एकदम सही। तार्किक मस्तिष्क को सक्रिय करके उन्होंने भावनात्मक मस्तिष्क की उस घबराहट को शांत कर दिया। ये तो सच में दिमाग को दरकिनार करके शरीर से सीधे बात करने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी का नतीजा था कि इतने सारे रिजेक्शन, निमोनिया और भयानक चोटों के बावजूद
वो नेवी सील बन गए। ये एक बहुत बड़ी बाहरी जीत थी। बहुत बड़ी जीत। वो मोटा और डरा हुआ बच्चा जो कभी खुद से नफरत करता था, उसने वो कर दिखाया जो लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक सपना होता है। लेकिन कहानी का जो सबसे गहरा मोड़ है वो इसके बाद आता है। हाँ, और ये हिस्सा बहुत जरूरी है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये बाहरी ट्रॉफी उनके अंदर के पुराने घावों को नहीं भर सकी। भारी सफलता और अंदरूनी शांति के बीच ना एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। एक नेवी सील की यूनिफॉर्म ने उनके शरीर को अजेय तो बना दिया था, लेकिन उनके अवचेतन में बचपन के दुर्व्यवहार, नस्लवाद और हीन भावना के जो गहरे घाव थे, वे अभी भी बिल्कुल ताजा थे। सफलता की चमक उन घावों पर पट्टी तो बांध सकती है, लेकिन उन्हें ठीक नहीं कर सकती। एकदम सही बात है। असली टफनेस सिर्फ युद्ध के मैदान में या किसी शारीरिक ट्रेनिंग में नहीं होती। मैं मानती हूँ कि असली टफनेस अपने सबसे गहरी असुरक्षाओं का सामना करने में होती है। और शायद यही वजह थी कि नेवी सील बनने के बाद भी उनका सफर रुका नहीं। हाँ, वो रुके नहीं। वो बाहरी दुनिया से तो जीत गए थे, लेकिन अंदर की लड़ाई अभी बाकी थी, और उस लड़ाई को जीतने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब रास्ता चुना। अल्ट्रा एंड्योरेंस की दुनिया। हाँ, एक्सट्रीम मैराथन की दुनिया। स्रोत एक घटना का बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं, सैन डिएगो वन डे रेस। वो बहुत ही भयंकर रेस थी, जहां उन्हें 24 घंटे में 100 मील दौड़ना था, और उन्होंने बिना किसी खास तैयारी के इसमें हिस्सा ले लिया। 70 मील के बाद उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं। वो अपनी किडनी को फेल होते हुए महसूस कर रहे थे और एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठे थे। यहाँ पर कोई भी सामान्य इंसान रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, ये तो जानलेवा है। लेकिन गॉगिन्स ने अपने टखनों पर टेप बांधा और फिर से दौड़ने लगे। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? सामान्य इंसान दर्द से दूर भागता है, ये हमारी फितरत है। लेकिन वो अपने मन की शांति पाने के लिए जानबूझकर शारीरिक यातना की तरफ क्यों भाग रहे थे? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समझाइए जरा। देखो, जब गॉगिन्स छोटे थे तब उनके पिता उन पर जो दर्द थोपते थे वो उनकी मर्जी के बिना होता था। उस समय वो एक पीड़ित थे, उस दर्द पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वो हेल्पलेस थे। हाँ, लेकिन जब वो टूटे हुए पैरों के साथ 100 मील की रेस दौड़ रहे थे तो वो दर्द उन्होंने खुद चुना था। आत्मपीड़ा के इस चुनाव ने उन्हें उस पुराने ट्रॉमा पर वापस नियंत्रण पाने की ताकत दी। ओह, मतलब दर्द से ही दर्द का इलाज। बिल्कुल। यह उनके दिमाग को ये बताने का एक तरीका था कि अब हालात तय नहीं करेंगे कि मुझे कितना दर्द सहना है, अब मैं खुद तय करूंगा। ये सच में बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। दर्द वही है, लेकिन अब इंसान शिकार नहीं है बल्कि उस दर्द का नियंत्रक है। हाँ, कंट्रोल उनके हाथ में था। महानता उन पलों में नहीं बनती जब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हों। ये उन अंधेरे पलों में, उस एकांत में और उस निजी पीड़ा में बनती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। एकदम सही। और ये बात मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच के अंतर को भी बहुत साफ कर देती है। वो कैसे? आजकल तो हम हर जगह मोटिवेशन की ही बात करते हैं। हाँ, कोई वीडियो देख लिया, कोई गाना सुन लिया और अंदर जोश भर गया। हाँ, बस दुनिया बदल देंगे आज। लेकिन वो जोश सिर्फ तब तक रहता है जब तक परिस्थितियां अनुकूल हों। मोटिवेशन बस एक भावना है और भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं। मूड के हिसाब से। बिल्कुल। जब बाहर बारिश हो रही हो, शरीर दर्द से कराह रहा हो और कोई आपको देखने वाला ना हो, तब मोटिवेशन काम नहीं आता। तब क्या काम आता है? उस वक्त सिर्फ डिसिप्लिन काम आता है। गॉगिन्स ने मोटिवेशन को पूरी तरह से नकार दिया और डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाया, क्योंकि डिसिप्लिन इस बात की परवाह नहीं करता कि आज आपका मूड कैसा है। वो बस काम करने की जिद है। हाँ, बस काम करना है, चाहे जो हो जाए। और ये हमें कहानी के उस अंतिम और सबसे गहरे निष्कर्ष की तरफ ले जाता है, जहां दर्द सिर्फ एक एहसास नहीं रहता बल्कि एक शिक्षक बन जाता है। एक ऐसा टीचर जो इंसान द्वारा खुद बनाई गई फर्जी सीमाओं को पूरी तरह तोड़ देता है। आज की इस आरामदेह दुनिया में ना, जहां फूड डिलीवरी से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ बस एक उंगली के इशारे पर है, इंसान छोटी छोटी मुश्किलों से डरने लगा है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे आराम की इस चाहत ने इंसान को उसकी असली ताकत से बहुत दूर कर दिया है। देखो, कंफर्ट यानी आराम आधुनिक समाज का सबसे बड़ा भ्रम है। जब इंसान लगातार मुश्किल कामों और असहज सच से भागता है ना, तो वो अपनी क्षमता को सिकोड़ लेता है, वो ग्रो नहीं कर पाता। हाँ, गॉगिन्स का संदेश बहुत स्पष्ट है कि दर्द कोई दुश्मन नहीं है। जब इंसान स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से दर्द का सामना करता है तो वो उस मानसिक कचरे को जला देता है जो उसे रोके हुए है। स्रोत एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर, चॉइस यानी विकल्प। इस दुनिया में किसी के पास भी दर्द से बचने का कोई उपाय नहीं है,
बस 2 तरह के दर्दों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है। वो 2 दर्द कौन से हैं? पहला है डिसिप्लिन का दर्द, सुबह जल्दी उठने का दर्द, अपनी कमियों पर काम करने का दर्द, पसीना बहाने का दर्द। हाँ। और अगर कोई इसे नहीं चुनता है तो दूसरा दर्द खुद ब खुद चुन लिया जाता है, और वो है पछतावे का दर्द। और मैं बता दूं कि पछतावे का दर्द कहीं ज्यादा खतरनाक और लंबा होता है। कैसे? डिसिप्लिन का दर्द कुछ घंटों या कुछ दिनों का हो सकता है, लेकिन ये आपको विकास की तरफ ले जाता है। वहीं पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी भर साथ रहता है। वो कभी नहीं जाता। नहीं, जब कोई इंसान जीवन के अंत में ये सोचता है कि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता था, लेकिन सिर्फ आराम के लालच में उसने कभी कोशिश ही नहीं की, तो वो मानसिक पीड़ा ना शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भयानक होती है। ये बहुत ही डरावना विचार है। हाँ, गॉगिन्स ने अतीत की परिस्थितियों को अपनी अंतिम पहचान बनने से इनकार कर दिया। पीड़ित बनकर रहना कोई स्थायी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इंसान उसे बदल सकता है। बिल्कुल। जो दर्द इंसान को मिलता है उसे वो एक दिशा देकर अपने भविष्य का ईंधन बना सकता है। मानसिक मजबूती कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो जन्म से मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग किसी विशेष डीएनए के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें टफ बनाता है। एकदम सही, ये कोई मैजिक पिल नहीं है। ये हर दिन असहज फैसले लेने का एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है। जब दिमाग कहता है कि आज नहीं यार कल कर लेंगे, तो उस आवाज को तार्किक रूप से दबाकर एक और कदम आगे बढ़ाना ही मानसिक मजबूती का निर्माण करता है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य रत्नों को समेटे ना, तो सबसे पहले आता है अकाउंटेबिलिटी मिरर की वो निर्दयी ईमानदारी, जहां इंसान अपने बहानों का सामना करता है। फिर आता है 40% रूल की वो छिपी हुई ताकत, जो ये बताती है कि दिमाग की लो बैटरी का सिग्नल सिर्फ एक भ्रम है। और अंत में पछतावे के धीमे जहर की जगह डिसिप्लिन के उस दर्द को चुनना जो साधारण को असाधारण बनाता है। अगर हम इन सभी बातों को ना एक थोड़े बड़े परिदृश्य में रखकर देखें, तो एक बहुत ही दिलचस्प और उत्तेजक विचार पैदा होता है। अच्छा, वो क्या? गोगिन्स ने इस 40% रूल और दर्द को डेटा की तरह इस्तेमाल करने की तकनीक का प्रयोग शारीरिक चरम सीमाओं पर विजय पाने के लिए किया। हाँ, नेवी सील, मैराथन। बिल्कुल। उन्होंने अपने शरीर को उस सीमा तक धकेला जहां तक सोचना भी नामुमकिन लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इस 40% रूल का इस्तेमाल केवल शारीरिक सीमाओं तक सीमित न रखा जाए तो क्या होगा? मतलब क्या इस नियम का इस्तेमाल मानसिक और बौद्धिक सीमाओं को पार करने के लिए नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। मतलब इस सिद्धांत को सिर्फ जिम, पहाड़ों या मैराथन के ट्रैक तक ही सीमित क्यों रखना? बिल्कुल। क्या होगा अगर इस नियम को किसी गहरी वैज्ञानिक समस्या, किसी मुश्किल गणितीय चुनौती या किसी नए कौशल को सीखने में लगाया जाए? यहाँ दिमाग कहता है कि बस अब समझ नहीं आ रहा। हाँ, जब इंसान का दिमाग ये कहे कि ये विषय बहुत कठिन है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग पूरी तरह थक चुका है, तब अगर वो खुद को याद दिलाए कि ये थकान सिर्फ 40% है, तो क्या वो नई बौद्धिक ऊंचाइयों को नहीं छू सकता? ये तो पूरा माइंडसेट ही बदल देगा। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सोचिए, क्या इस नियम का इस्तेमाल इंसान अपनी भावनाओं पर कर सकता है? भावनाओं पर 40% रूल कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति गहरी सहानुभूति या एम्पैथी दिखाना जिससे इंसान पूरी तरह से असम्मत हो। ये तो बहुत मुश्किल है। 40% की सीमा से आगे जाकर उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है ना? अगर इंसानी शरीर उस अवस्था में मीलों दौड़ सकता है जहां उसकी हड्डियां टूटने की कगार पर हों, तो इंसान का मन और उसकी भावनाएं अपनी उस 40% की सीमा से आगे जाकर क्या क्या चमत्कार कर सकती हैं। ये सिर्फ खुद को देखने का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। एकदम। इंसानी क्षमता की कोई तय सीमा नहीं है। सीमाएं केवल वो हैं जो हमने अपने ही सुरक्षा तंत्र के तहत अपने दिमाग में बना रखी हैं। जिस दिन वो अलार्म बेल इग्नोर करना आ जाएगा ना, हाँ, और तार्किक मस्तिष्क को भावनाओं पर हावी करना आ जाएगा, उस दिन संभावनाओं की एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाएगी। और यही बात हमें वापस उसी सोच पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। वो बैटरी वाला इंडिकेटर। बिल्कुल, वो बैटरी का इंडिकेटर जो लाल हो जाता है जब भी दिमाग में वो लाल बत्ती जले, जब ये लगे कि ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब एक भी कदम नहीं उठाया जा सकता। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वो लाल रंग कोई अंतिम चेतावनी नहीं है, वो बस एक रिमाइंडर है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हाँ। 60% बैटरी अभी भी बाकी है,